Hey guys, welcome back to Shell Riser Teaching. So in the last video we have discussed the historiography of the ancient Indian. So this is the part 2 of the same video. So we were discussing about the scholars, or we can say the historians who had worked on the research of the Indian polity. So the next scholar that we are talking about, that was the N.C. Bandyopadhyay. His book was Hindu Polity and Political Theories in 1927. एंशेंट इंडियन किंग्स बिलीव इन डिविनिटी नोट द डिस्ट्रक्शन। और ये अपनी इस किताब के अंदर बताते हैं कि जो एंशेंट के राजा थे वो बेसिकली डिवाइन चीज़ों में, डिविनिटी में बिलीव करते थे, ना कि चीज़ों को तोड़ फोड़ना, डिस्ट्रक्शंस करना, ये इन चीज़ों में। अब बात करते हैं UN घोषाल। इनकी जो किताब थी अ हिस्ट्री ऑफ हिंदू पॉलिटिकल थ्योरीज, इट कम्स इन 1923। ही अटैक्ड ऑन द व्यूज ऑफ वेस्टर्न स्कॉलर। बेसिकली अपनी किताब के अंदर जो वेस्टर्न के स्कॉलर्स थे उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। डिवाइन आर्यंस प्लस स्टेट फॉर्मेशन, ये कहते हैं कि आर्यंस के अंदर आर्यंस बहुत ज़्यादा डिवाइन थे और उनको स्टेट फॉर्मेशन, इन सब की चीज़ों के बारे में पता था। उसके बाद हमारे आते हैं DR भंडारकर, टॉक्ड अबाउट अर्थशास्त्र। वो अपनी किताब में अर्थशास्त्र के बारे में बात करते हैं। अब हमारे आते हैं VER दीक्षितर, थीसिस ऑन हिंदू एडमिनिस्ट्रेटिव 1923 टू 1927। ये अपनी थीसिस प्रेजेंट करते हैं हिंदू एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पे, जो कि 1923 से 1927 के टाइम में करते हैं। ये दिग्विजय के बारे में भी बात करते हैं, केप कॉरंटिन टू द हिमालयस। वो कहते हैं कि जो एंशियंट के राजा थे वो उनको दिग्विजय, ये सब बात, दिग्विजय राजा ऐसा कुछ कहा जाता था, और वो बेसिकली रूल कर रहे थे केप कॉमोरिन टू द हिमालयस। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि उनको पॉलिटिकल और स्टेट फॉर्मेशन के बारे में नहीं पता है। उसके बाद इन्होंने एक श्लोक भी दिया था। इन्होंने कहा था, जननी जन्मभूमि सर्वव्यापी गरीयाशी। तो इस श्लोक के बारे में भी ये अपनी किताब के अंदर डिस्कस करते हैं। नो पॉलिटी हैड द इनहेरिटेंट वाइटलिटी दैट हिंदू पॉलिटी पास। ये कहते हैं किसी भी पॉलिटी के अंदर इतनी क्षमता नहीं है, इतनी नॉलेज नहीं है जितनी कि हिंदू पॉलिटी के अंदर है या फिर एंशियंट में थी। क्योंकि प्रेजेंट के टाइम पे ब्रिटिशर्स थे। यहाँ पर जो हम प्रेजेंट बोलते हैं, प्रेजेंट मतलब नोट द 20th सेंचुरी, इट वॉज अबाउट द व्हेन ब्रिटिश वर रूलिंग इंडिया। सो दिस इज द टाइम। नाउ हम बात करते हैं जायसवाल। जायसवाल कहते हैं कि वो गोल्डन एज ऑफ हिंदू पॉलिटी के बारे में डिस्कस कहते हैं। और ये बात हमने पहले भी पढ़ी थी कि जायसवाल के अकॉर्डिंग हिंदू पॉलिटी जो है वो पॉलिटी के लिए गोल्डन एज का टाइम माना गया है, एंशियंट के टाइम पे जो पॉलिटी थी। अब हम बात करते हैं RJ मुखर्जी। बेसिकली हिज लोकल गवर्नमेंट इन एंशियंट इंडिया सीज ऑटोक्रेटिक एंड थियोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इन्हीं की बात को सिमिलरली जो PN बनर्जी है वो करते हैं। वो कहते हैं इंटरनेशनल लॉ एंड कस्टम इन एंशियंट इंडिया। ये मानते हैं कि एंशियंट इंडिया को, जो फिलहाल के टाइम पे एंशियंट लॉ के बारे में इतना सब बोल रहे हैं, एंशियंट इंडिया को इंटरनेशनल लॉ के बारे में, कस्टम के बारे में पहले से ही एंशियंट इंडिया में ये चीज़ें फॉलो होती आ रही थी, जो कि यूरोप, ग्रीक प्रेजेंट में जाके फॉलो कर रहे थे। एंशियंट इंडिया हैड अ डेफिनाइट नॉलेज ऑफ द रूल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ अकॉर्डिंग to which they regard their international conduct। उसके बाद हमारे नेक्स्ट स्कॉलर आते हैं, दैट इज SV विश्वनाथ। हिज इंटरनेशनल लॉ इन एंशियंट इंडिया, wars in India fought according to the rules of धर्म युद्ध, होलसेल डिस्ट्रक्शन एंड डिवेस्टेशन वॉज फोरबिडन। सबसे अच्छी बात SV विश्वनाथ कहते हैं, वो कहते हैं कि हम इतने रूल्स बनाते हैं, World War I के इतने रूल्स बने, ये बना वो बना, लेकिन एंशियंट इंडिया में जो युद्ध होते थे वो बेसिकली धर्म युद्ध होते थे। धर्म युद्ध का मतलब कि वहां पर भी ये चीज लिखी गई थी कि किसी भी प्रांत को पूरी तरीके से ना तो उजाड़ा जाएगा और ना ही उसको खत्म किया जाएगा। वहां पर भी धर्म युद्ध होता था, कुछ रूल्स होते थे, कुछ रेगुलेशंस होते थे वॉर्स के। तो बेसिकली ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट SV विश्वनाथ ने उठाया था कि एंशियंट इंडिया में जो तुम अब World War I और ये वॉर खेल रहे हो कंट्रीज के बीच में, एंशियंट इंडिया में तो पहले से ही धर्म युद्ध के बारे में बात की गई है। 1925 टू 1930 नंबर ऑफ वर्क्स ऑन एंशियंट पॉलिटी वॉज comparatively fewer than what it was between 1916 and 1925। 1916 and 1925 में नो डाउट एंशियंट
इंडिया की पॉलिटी के ऊपर, एंशिएंट इंडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च हुआ, काफ़ी ज़्यादा काम किया गया, लेकिन 1925 टू 1930 ये काम थोड़ा धीरे धीरे कम हो गया। फिर 1927 में NC बंदोपाध्याय की 2 किताबें आती हैं, डेवलपमेंट ऑफ हिंदू पॉलिटी, पॉलिटिकल थ्योरीज एंड कौटिल्य। ये 2 किताबें लिखते हैं जिसमें ये प्रॉपर ये डिस्क्राइब करते हैं कि एंशिएंट इंडिया में नेशनहुड किस तरीके से एग्जिस्ट करता था। उसके बाद हमारी किताब आती है बेनी प्रसाद, उसी सेम टाइम पीरियड पर बेनी प्रसाद भी अपनी 2 किताबें पब्लिश करते हैं, एक थी स्टेट इन एंशिएंट इंडिया, दूसरी थी गवर्नमेंट इन एंशिएंट इंडिया। ठीक है, इसमें ये वार्निंग अगेंस्ट रीडिंग टू मच ऑफ मॉडर्न आइडियाज इनटू एंशिएंट इंस्टीट्यूशन, ही सेड नो एरिस्टोक्रेसी और एज ग्रीक और रोमन। ये कहीं ना कहीं NC बंदोपाध्याय को क्रिटिसाइज करने की कोशिश करते हैं। ये कहते हैं ऐसा जरूरी नहीं है कि जो मॉडर्न आइडियाज अभी चल रहे हैं उनको बारी बारी एंशिएंट की चीजों में आपको इंटरप्रिटेट करना है, आपको उस चीज पर ध्यान देना चाहिए कि एक्चुअल में एंशिएंट में हो क्या रहा था। ठीक है, वो कहते हैं कि जिस तरीके से ग्रीक और रोमन में एरिस्टोक्रेसी सिस्टम था उस तरीके से एंशिएंट इंडिया में नहीं था। उसके बाद 1931 में SK आयनगर किताब पब्लिश करते हैं, एवोल्यूशन ऑफ हिंदू एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन इन साउथ इंडिया। देन 1929 UN घोसाल पब्लिश करते हैं हिंदी रेवेन्यू सिस्टम, किंग टैक्सेस आर सिमिलर टू द डॉक्ट्राइन ऑफ 17 एंड 18 सेंचुरी यूरोप। वो कहते हैं जो ये किंग टैक्सेस की बात कर रहे हैं कि देयर वाज अ किंग इन एंशिएंट इंडिया एंड ही वाज बेसिकली वर्किंग थ्रू द टैक्सेस, दिस इज नॉट ट्रू। द किंग टैक्सेस कॉन्सेप्ट वाज एज सिमिलर एज टू द डॉक्ट्राइन कॉन्सेप्ट ऑफ 17th and 18th century Europe. So basically these were the main historiographic concept of the ancient Indian polity, and we find a conclusion, and the conclusion is that Western scholars were not believing that there was some nationhood, there was some polity, there was some culture, or there was a state formation born in the ancient India, but the Indian scholar, or we can say the Eastern scholar, are giving them proofs of the political formation as they give them the proof of Arthashastra, they give them proof of the assemblies as in the form of Pora and Janpad. So these were some of the concepts. So these were 2 kind of historiography. We have discussed the imperialistic views, we have discussed the nationalist views, we have also discussed about how Max Muller interpreting the Western scholars thing into 2 main statement, how he is somehow favoring the Aristotle dictum. So these were the main concept, or we can say the main points about the historiography of the ancient polity. I hope you got it, guys.